19 सितंबर 2025 वो तारीख असम और शायद पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक शॉक लेकर आई। जुबीन गर्ग सिर्फ 52 साल की उम्र में सिंगापुर में नहीं रहे। हाँ, और शुरुआती खबरें तो मतलब स्कूबा डाइविंग दुर्घटना की थी, फिर डूबने की बात आई। लेकिन ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, ये जैसे असम की आत्मा पर चोट थी। बिल्कुल। जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से गुवाहाटी लाया गया, वो मंजर मैंने तस्वीरें देखी, अभूतपूर्व था। पूरा राज्य जैसे थमसा गया था। हजारों लोग सड़कों पर, गुवाहाटी एयरपोर्ट से वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक, खासकर युवा। हाँ, कुछ लोग तुलना कर रहे थे 2011 में डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के निधन से, लेकिन यहाँ फर्क था। जुबीन की मौत बहुत अचानक थी, बेवक्त। उसका दर्द शायद ज्यादा गहरा महसूस हुआ। बिल्कुल, क्योंकि जुबीन सिर्फ एक गायक या म्यूजिशियन नहीं थे असम के लिए। उन्हें कहा गया सांस्कृतिक धड़कन, शाश्वत नब्ज। सही। लोगों को वाकई लगा जैसे परिवार का कोई सदस्य खो दिया हो। ये वही शख्स थे जो कहते थे, मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे अभी बहुत सपने पूरे करने हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये हस्ती, जिन्हें अक्सर कहा जाता था कच्चा, बेफिल्टर्ड, शानदार ढंग से त्रुटिपूर्ण, वो लोगों के दिलों में इतनी गहराई तक कैसे उतर गए? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर। चलिए शुरू करते हैं। जुबीन का जन्म तो मेघालय के तुरा में हुआ था 18 नवंबर 1972 को, और नाम वो दिलचस्प है, जुबीन मेहता के नाम पर रखा गया। हाँ, शायद पेरेंट्स की कलात्मक सोच का संकेत। पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर, जाने माने लेखक, कवि, माँ इली बोरठाकुर, गायिका। तो माहौल तो घर में था ही। और उनकी ट्रेनिंग भी देखिए, काफी विविध। करीब 11 साल तबला सीखा पंडित रॉबिन बैनर्जी से। इससे क्लासिकल रिदम की समझ बनी होगी, और साथ में गुरु रमोनी राय से असमिया लोक संगीत। बिल्कुल। और वो मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी थे, कीबोर्ड, ढोल, दोतोरा, मैंडोलिन, गिटार सब बजाते थे। ये फ्यूजन ट्रेनिंग मतलब क्लासिकल, लोक, वेस्टर्न रॉक का संगम, ये उस जमाने में कॉमन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी वर्सेटैलिटी ने उन्हें वो आर्टिस्ट बनाया जो किसी एक दायरे में बंधे नहीं। वो रॉक कॉन्सर्ट से उतरकर बिहू भी गा सकते थे, फिर फिल्मी गाने भी। उनकी आवाज में एक एनर्जी थी, एक ताजगी जो सीधे यूथ से कनेक्ट करती थी। लेकिन म्यूजिक में पूरी तरह आने से पहले उन्होंने पढ़ाई छोड़ी। हाँ, वो भी उनके विद्रोही नेचर को दिखाता है। जेबी कॉलेज, फिर बी बोरुआ कॉलेज, ड्रॉप आउट। ये एक तरह से पहला बड़ा मोड़ था उनके करियर का। अपने पैशन को चुनना, पारंपरिक रास्ते को छोड़कर। बिल्कुल। और दुख को भी उन्होंने कला में बदला। 2002 में जब उनकी बहन जोंकी बॉय ठाकुर की डेथ हुई एक्सीडेंट में, तो उनकी याद में शिक्सू एल्बम निकाला। वो बहुत मार्मिक था। फिर आया उनका प्रोफेशनल डेब्यू 1992 में, पहली असमिया एल्बम अनामिका। हाँ, और वो चल गई, एकदम से पहचान मिली। फिर ऋतु आई 93 में। लेकिन कहते हैं कि असली कमर्शियल सक्सेस वो बिहू एल्बम थी, उजान प्रीति जी। उसने उन्हें घर घर पहुंचा दिया। जी, और इसी के बाद वो 1995 में मुंबई गए, अवसरों का शहर। हाँ, और वहां जाके जो उन्होंने काम किया वो हैरान करने वाला है। अगले 30 साल में स्रोत बताते हैं 40 से ज्यादा भाषाओं और बोलियों में करीब 38,000 गाने। 38,000। ये आंकड़ा अविश्वसनीय लगता है तो, लेकिन ये उनकी एनर्जी दिखाता है और अलग अलग कल्चर से जुड़ने की उनकी क्षमता। वो सिर्फ असम या हिंदी तक नहीं रुके, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, नेपाली, पता नहीं क्या क्या गाया। इसी वजह से उनकी अपील पैन इंडियन बनी। हाँ, पैन नॉर्थ ईस्ट भी। वो जैसे पूरे पूर्वोत्तर के लिए एक कल्चरल ब्रिज थे। सही कहा। मुंबई में असली नेशनल पहचान मिली 2006 में, फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली। हाँ, या अली। वो तो मतलब हर तरफ बज रहा था, जबरदस्त हिट। रातों रात स्टार बन गए हिंदी म्यूजिक सीन के। जिफा अवार्ड भी मिला बेस्ट प्लेबैक सिंगर का। वो करियर का पीक कह सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ एक ट्विस्ट है, इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी वो मुंबई में टिके नहीं। यही सबसे दिलचस्प बात है। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला था। उन्होंने जानबूझकर बॉलीवुड के ग्लैमर से दूर वापस असम लौटने का फैसला किया। उन्होंने खुद माना कि इसकी कमर्शियल कीमत चुकानी पड़ी,
कि मुंबई में न रहने से काम का नुकसान हुआ। हाँ, उन्होंने बताया था कि कई बार म्यूजिक डायरेक्टर्स याद करते थे, पर पता चलता कि जुबिन गुवाहाटी में है तो वो किसी और को ले लेते थे। इंस्टेंट अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो ये मजबूरी नहीं थी, ये चॉइस थी। इसके पीछे क्या सोच थी? सिर्फ घर वापसी या कुछ और गहरा? मुझे लगता है ये सिर्फ घर वापसी से ज्यादा था। ये एक तरह का कल्चरल, यहाँ तक कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था। अच्छा, कैसे? वो अपनी नेशनल पहचान का इस्तेमाल असम और नॉर्थ ईस्ट की पहचान को मजबूत करने के लिए करना चाहते थे। शायद ये दिखाना चाहते थे कि टैलेंट सिर्फ मेट्रो शहरों का मोहताज नहीं है, गुवाहाटी से भी वर्ल्ड क्लास काम हो सकता है। हाँ, एक तरह का क्षेत्रीय गौरव, उसे राष्ट्रीय मंच पर लाना। बिल्कुल, और उन्होंने ये करके दिखाया। असमिया फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। वो दौड़ याद है जब असमिया फिल्में बहुत मुश्किल में थी, तब जुबीन सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन सब में उतर गए। 2017 में मिशन चाइना, वो एक्शन फिल्म थी और जबरदस्त हिट हुई। हाँ, फिर 2019 में कंचनजंगा, उसने भी एक कमाल किया बॉक्स ऑफिस पर। इन फिल्मों ने असमिया सिनेमा को जैसे नई जिंदगी दी और जुबीन को असम के जनता के दिलों में हीरो बना दिया। तो अगर हम बड़ी पिक्चर देखें, उनका असम लौटना सिर्फ पर्सनल करियर मूव नहीं था, ये अपनी मिट्टी, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए एक कमिटमेंट था। इस एक कदम ने उन्हें सिर्फ एक पॉपुलर सिंगर से बहुत बड़ा बना दिया। वो असमिया पहचान के सिंबल बन गए। एक ऐसा हीरो जो नेशनल फेम के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहा। सही। और ये पहचान सिर्फ म्यूजिक या फिल्मों तक नहीं रुकी। उनका एक और चेहरा था, वो बेखौफ रवैया, एक्टिविज्म। हाँ, डेयरिंग, नो फियर वाला व्यक्तित्व। वो सिर्फ एंटरटेनर नहीं रहे, धीरे धीरे वो राज्य की पॉलिटिकल और मॉरल आवाज भी बन गए। इसका पहला बड़ा उदाहरण शायद वो उल्फा वाला टकराव था। हाँ, वो किस्सा। उल्फा ने फरमान निकाला कि बिहू के मंच पर हिंदी या बंगाली गाने नहीं चलेंगे, कल्चरल प्योरिटी के नाम पर। और जुबीन ने मानने से साफ इनकार कर दिया। न सिर्फ इनकार किया, बल्कि मंच पर हिंदी गाना गाया भी और कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, उसे गाने से कोई रोक नहीं सकता। इस पर उल्फा ने उन्हें हिंदी आक्रमण का एजेंट कहा। ये उस टाइम में बहुत हिम्मत की बात थी। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल था, कल्चरल ओपननेस का। जुबीन ने स्टैंड लिया और ये निडरता आगे भी दिखी। सबसे ज्यादा मुखर शायद वो 2019-20 के CAA विरोध प्रदर्शनों में हुए। हाँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और खास बात ये थी कि वो किसी नेता की तरह मंच से नहीं बोल रहे थे, वो सड़कों पर थे, आम लोगों के साथ। पारंपरिक असमिया गमोसा पहने अपने सेलिब्रिटी पावर का इस्तेमाल लोगों को मोबिलाइज करने के लिए किया। और साथ में लगातार अहिंसा की अपील करते रहे। कहा, आंदोलन के नाम पर और मौतें नहीं चाहिए। वो सिर्फ विरोध नहीं कर रहे थे, उसकी दिशा को लेकर भी फिक्रमंद थे। एक जरूरी नैतिक आवाज थे उस वक्त। और ये बोल्डनेस सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही नहीं थी, वो सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों पर भी सवाल उठाते थे। बिल्कुल, जैसे मंदिरों में पशु बलि की आलोचना करना। हाँ, और कभी कभी उनकी बातें विवादित भी हो जाती थी, जैसे वो भगवान कृष्ण की दिव्यता पर सवाल उठाने वाली बात या 17 अधिकारों को भगवान की तरह पूजने की प्रथा की आलोचना। लेकिन दिलचस्प ये है कि इन विवादों से उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई, शायद बढ़ी ही। क्यों? ऐसा क्यों? शायद लोग उनकी उस त्रुटिपूर्ण प्रामाणिकता से कनेक्ट कर पाए। वो परफेक्ट होने का नाटक नहीं करते थे। Because I'm rebel, I'm fearless. जैसे थे वैसे दिखते थे, बेबाक, कभी लापरवाह, पर हमेशा सच्चे। हाँ, वो खुद कहते थे कि मेरी कमियां ही मुझे प्रामाणिक बनाती हैं। बिल्कुल। आज के जमाने में जहाँ सेलिब्रिटी इमेज को लेकर इतने कॉन्शियस रहते हैं, जुबीन का ये एटीट्यूड एक ताज़ी हवा जैसा था। और इसी ऑथेंटिसिटी ने शायद उन्हें वो ताकत दी जो असम जैसे समाज के लिए जरूरी थी, जहाँ इतने जातीय धार्मिक तनाव हैं। उन्होंने खुद को कंचनजंगा कहा। हाँ, और जब मतलब पूछा गया तो समझाया, मेरी कोई जाति नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा कोई भगवान नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक फिलॉसफी थी। एक कोशिश ऐसी पहचान बनाने की जो इन बंटवारों से ऊपर हो। सही, एक ऐसा सिंबल जिसके साथ हर असमिया जुड़ सके, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। उन्होंने जाने अनजाने समाज को एक सेंटर दिया, एक यूनिटी का भाव। वो एक पुल बन गए थे। मंच की एनर्जी, सड़कों की एक्टिविज्म, इसके साथ उनका एक और रूप था, कम्युनिटी के लिए जिम्मेदारी। हाँ, वो कला गुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन और परोपकार के काम। असम की बाढ़ तो एक बड़ी ट्रेजेडी है हर साल की। और जुबीन बाढ़ राहत में हमेशा आगे रहते थे, सिर्फ अपील नहीं करते थे। नहीं, वो खुद फंड जमा करते थे, सामान बांटते थे, चैरिटी मैच करवाते थे। उन्होंने बाढ़ को नेशनल डिजास्टर घोषित करने की भी मांग की थी,
ताकि नेशनल लेवल पर ध्यान जाए। और ये जुड़ाव सिर्फ बाढ़ तक नहीं था। मई 2021 जब कोविड की दूसरी लहर थी, हाँ, जब अस्पतालों में बेड नहीं थे, तब जुबीन ने अपना गुवाहाटी वाला घर, 2 मंजिला घर कोविड केयर सेंटर के लिए दे दिया। करीब 30 बेड की व्यवस्था थी वहाँ। ये कमाल की बात है, मतलब सिर्फ बातें नहीं, एक्शन। बिल्कुल, जरूरत पड़ने पर अपना सब कुछ लगा देने को तैयार। इस तरह के कामों का लोगों पर क्या असर होता था? क्या उन्हें वैसा ही रिस्पॉन्स मिलता था? मिलता था। लोगों का प्यार और सम्मान कई तरह से दिखता था। एक बहुत प्यारा उदाहरण है वो थापाबारी और तेंगापानी गांव वाला। अच्छा, क्या हुआ था वहाँ? वहाँ गांव वालों ने मिलकर बांस का एक पुल बनाया था अपनी मुश्किल दूर करने के लिए, और उन्होंने खुद ही बिना किसी सरकारी ऑर्डर के उस पुल का नाम रख दिया जुबीन गर्ग ब्रिज। वाह, ये दिखाता है कि वो लोगों के दिलों में कहाँ बसते थे। हाँ, ये किसी अवार्ड से कहीं बड़ा सम्मान है। ये जमीनी हकीकत है उनके कनेक्शन की। एक कितनी इंस्पायरिंग जिंदगी, उसका अंत इतना दुखद और थोड़ा विवादास्पद क्यों हुआ? जैसा हमने शुरू में कहा, 19 सितंबर 2025, सिंगापुर, मौत। और वो शुरुआती खबर स्कूबा डाइविंग की, फिर डूबने की, फिर किसी प्राइवेट यॉट पर घटना, फिर मिर्गी के दौरे की संभावना, ये सारी बदलती रिपोर्ट्स ने बहुत सवाल खड़े किए। और इसी अस्पष्टता ने लोगों के दुख को गुस्से में बदल दिया। हाँ, उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने भी कहा कि वो आसान जवाबों को मानने को तैयार नहीं है। फिर असम में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए, 60 से ज्यादा FIR दर्ज हुई। लोग सच्चाई जानना चाहते थे। ये दिखाता है कि जुबीन सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं थे, वो लोगों के अपने थे। उनके जाने से जुड़े किसी भी शक को वो सहने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल। इस सब के बीच कुछ ऐसी बातें भी आईं कि शायद जुबीन को अंत का कुछ एहसास था। वो फैन से कहते थे कि जब वो जाएं तो उनका एक खास गाना बजाया जाए। हाँ, वो मीठे और जिम्मेदार अंत की बात करते थे, जैसे वो तैयारी कर रहे हों। और उनके जाने से बहुत कुछ अधूरा रह गया। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे, यूकेलिप्टस। हाँ, वो पूरी नहीं हो सकी। कई फिल्मों के प्लान थे, न जाने कितने गाने जो सोचे होंगे, कंपोज किए होंगे, वो अब कभी नहीं आ पाएंगे। एक विरासत जो अधूरी रह गई। तो जब हम जुबीन गर्ग के जीवन और उनकी विरासत को समेटते हैं तो क्या मुख्य बातें सामने आती हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात उनकी वो ईमानदारी और हिम्मत है। हाँ, और ये दिखाना कि आप अपने रीजनल आइडेंटिटी के साथ पूरी तरह वफादार रहकर भी नेशनल लेवल पर सम्मान पा सकते हैं। बिल्कुल। और ये भी कि पॉलिटिक्स में आए बिना भी आप अपने लोगों की नैतिक आवाज बन सकते हैं। और शायद सबसे जरूरी कि फेम का सबसे अच्छा इस्तेमाल अपने लोगों की सेवा करना है। उनकी विरासत सिर्फ उन हजारों गानों में नहीं है, वो उस आजादी, उस निडरता, उस प्रामाणिकता में है जो उन्होंने पूरी पीढ़ी को दिखाई। सही कहा। और यहाँ एक सवाल मन में आता है, जुबीन गार्ग जैसे लोग जो किसी जगह की पहचान, उसकी आत्मा से इतने जुड़ जाते हैं, उनके जाने के बाद वो उस जगह के भविष्य पर कैसे असर डालते रहते हैं? क्या उनकी विरासत सिर्फ एक प्रेरणा बनकर रह जाती है, या उनके जीवन के विवाद, उनका अधूरा काम, उनके अंत की अनिश्चितता, क्या इनकी छाया भी उस समाज पर रहती है? और ये सोचना भी दिलचस्प है कि उनका वो व्यक्तित्व जिसे त्रुटिपूर्ण कहा गया और उन्हें जो वो बिना शर्त वाला प्यार मिला, इन दोनों के बीच का रिश्ता हमें आज की फेम, ऑथेंटिसिटी और पब्लिक मेमोरी के बारे में क्या सिखाता है?